द सेंट एंड द स्कॉर्पियन, ये है आज की इंग्लिश की स्टोरी का नाम। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेंट, सेंट का मतलब होता है साधु, और द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। वंस, एक बार, देयर वॉज अ साधु, देयर एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर इसका यूज़ हुआ है। इंट्रोडक्टरी देयर इसको बोला जाता है। हिंदी में इसका कोई मीन हम नहीं निकालेंगे। देयर वॉज अ साधु मतलब एक साधु था। लिविंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे। बैंक का मतलब होता है किनारा, किसका? रिवर यानी नदी का किनारा। नदी के किनारे पर रहता था। परफॉर्मिंग, परफॉर्म करना मतलब पूरा करना, पालन करना या कुछ भी करने के सेंस में कोई भी एक्शन करना। परफॉर्मिंग हिज साधना, करते हुए, तो परफॉर्मिंग यानी करते हुए, हिज साधना जो उसकी साधना थी। साधना का मतलब जो उसका तप था या तपस्या थी वो। विद ग्रेट पाइटी, इसको पाइटी पढ़ा जाएगा। पाइटी का मतलब होता है पूरी ईश्वर की भक्ति, पूरी या बड़ी ईश्वर की भक्ति के साथ। एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ जो है वो ईश्वर की भक्ति या अपनी जो साधना है वो करते हुए वहाँ रहता था, मतलब अपनी साधना करता था। तो यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट का ये वाक्य है विदाउट एक्शन वाला। वन डे, एक दिन, व्हेन द होली मैन, जो वो होली मैन है, होली मैन का यूज़ हुआ हो उस साधु के लिए। होली का मतलब होता है पवित्र, मैन का मतलब व्यक्ति। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। वेंट फॉर हिज बाथ यानी कि अपने नहाने के लिए वो गया। कहाँ पर गया? इन द रिवर, नदी में वह नहाने के लिए गया। ही नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, और उसने देखा ऐसे भी बोल सकते हैं, या गौर किया, तो उसने देखा। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया या उसने देखा। नोटिस्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ये वाक्य है। अ स्कॉर्पियन, एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू। स्ट्रगलिंग यानी कि संघर्ष करते हुए देखा। इन द वाटर, वाटर में, कहाँ पर? पानी में, पानी में एक बिच्छू को उसने स्ट्रगल, संघर्ष करते हुए देखा। किसने? होली मैन ने। होली मैन कौन है? साधु, वो सेंट। स्कॉर्पियंस, यहाँ सभी स्कॉर्पियंस, सभी बिच्छुओं की बात हो रही है। बाय नेचर, बाय नेचर का मतलब है स्वभाव से या हैबिचुअली, आदतन। आदतन क्या होते हैं यहाँ पर? स्कॉर्पियन बाय नेचर आदतन या हैबिचुअली क्या होते हैं? कैन नॉट स्विम, नहीं कर सकते। कोई काम कर सकते हैं तो कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एबिलिटी दिखाने के लिए। कोई काम नहीं कर सकते तो कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन और नॉट को जब लिखा जाता है तो बीच में स्पेस नहीं रहता, एक ही साथ में लिखा जाएगा। कैन नॉट स्विम, नहीं तैर सकते हैं आदतन या स्वाभाविक रूप से। एंड द साधु न्यू, और साधु जो है वो जानता था। तो यहाँ पर नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू। दैट इफ ही डिड नॉट सेव, अगर उसने उसको नहीं बचाया, द स्कॉर्पियन यानी उस स्कॉर्पियन को, उस बिच्छू को नहीं बचाया, तो डिड नॉट के साथ सेव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिंपल पास्ट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। इट वुड ड्रॉन, तो क्या हो जाएगा? इट वुड ड्रॉन, वह डूब जाएगा। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है जब पास्ट में हम फ्यूचर की बात करते हैं। जब हम वैसे प्रेजेंट में जब फ्यूचर की बात करते हैं, आने वाले समय की, तो हम विल का यूज़ करते हैं, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बीते हुए समय में, जब हम बीते हुए समय में फ्यूचर का जिक्र करते हैं तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और रिपीटेड कोई एक्शन होता है बीते हुए समय का, तो वहाँ पर भी किया करता था के सेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो इट वुड ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब डूब जाना, तो वो क्या होगा? डूब जाएगा। देयरफॉर, इसलिए, केयरफुली पिकिंग अप द स्कॉर्पियन यानी कि सावधानी से, सावधानी पूर्वक उसने पिकिंग
पिकअप का मतलब होता है उठाना, तो उठाते हुए द स्कॉर्पियन, पिकिंग अप, उठाते हुए द स्कॉर्पियन, द सेंट लिफ्टेड इट आउट ऑफ द वाटर, यानी कि वो उसने सेंट ने, साधु ने उसे बाहर निकाला। इट यहाँ पर यूज़ हुआ है स्कॉर्पियन के लिए। एंड वॉज जस्ट अबाउट टू, लिफ्टेड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। वॉज जस्ट अबाउट टू, जस्ट अबाउट टू का मतलब है बस कोई काम होने वाला है या होने वाला था, तो यहाँ पर होने वाला था। क्या होने वाला था? टू सेट इट डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे, और सेट डाउन दोनों को साथ में उतारना, उतारना या रख देना। सेट इट यानी स्कॉर्पियन को रखना, जेंटली नीचे रखना, जेंटली धीरे से ऑन द लैंड, ज़मीन पर। व्हेन द स्कॉर्पियन स्टंग हिज फिंगर, जब उसने क्या किया? द स्कॉर्पियन ने स्टंग, स्टिंग की ये सेकेंड फॉर्म है डंक मारना, तो डंक मारा हिज फिंगर, उसकी उंगली पर। तो सिंपल पास्ट का वाक्य है। इन पेन, दर्द में, द साधु इंस्टिंक्टिवली फ्लंग, फ्लिंग से बना है फ्लंग, सेकेंड फॉर्म है। फ्लिंग का मतलब होता है सडनली या अचानक से, पूरे फोर्स के साथ हम जब अपने हाथ को पटकते हैं, एकदम झटकते हैं, मतलब उसने जब स्कॉर्पियन ने डंक मारा तो वो हम फ्लिंग करेंगे, अचानक से ऊपर नीचे अपने हाथ को पटकेंगे, तो उस मीनिंग के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर फ्लंग। और इंस्टिंक्टिवली का मतलब है स्वाभाविक ज्ञान से, यानी कि इसका इंस्टिंक्टिवली का मतलब हो गया, यानी कि जब कोई बिच्छू है हमें डंक मारेगा तो स्वाभाविक रूप से हम अपने हाथ को ऊपर नीचे फटाफट से पूरे प्रेशर के साथ उसको पटकेंगे। हिज हैंड एंड द स्कॉर्पियन वेंट फ्लाइंग बैक, चला गया, वेंट वापस चला गया, बैक वापस चला गया, कहाँ? इनटू द रिवर, उड़ते हुए वो रिवर के अंदर, नदी में वापस से चला गया। तो वेंट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, फ्लंग भी यहाँ पर फ्लिंग की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो फ्लंग या फ्लिंग का मतलब होता है पटकना, सडनली हम जो है पूरे फोर्स के साथ अपने हाथ को पटकते हैं, तो वो मतलब होता है फ्लिंग, और उसी की सेकेंड फॉर्म फ्लंग। एज सुन एज द साधु रीगेन्ड हिज कंपोजर, एज सुन एज, जैसे ही द साधु ने, गेन का मतलब प्राप्त करना और रीगेन का मतलब पुनः प्राप्त करना, हिज कंपोजर यानी जो उसका कंपोजर था, धैर्य था, उसका संतुलन था, जो डंक मारने से खो गया था, उसको वापस से उसने प्राप्त किया, रिगेन किया उस कंपोजर को, यानी कि अपने धैर्य को, अपने संतुलन को। फिर क्या है? फ्रॉम द स्टिंग, डंक, स्टिंग का मतलब डंक मारना, डंक मारने से जो उसने खो दिया था ना अपना धैर्य, संतुलन, उसको वापस से प्राप्त किया। ही अगेन लिफ्टेड द स्कॉर्पियन, फिर उसने पुनः क्या किया? दोबारा से उठाया स्कॉर्पियन को, आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर उठाया, निकाला। अगेन बिफोर ही कुड सेट द स्कॉर्पियन सेफली, कुड सेट, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रख पाता, कोई काम कर सकता, तो यहाँ पर सेट है तो रखना, तो रख पाता या पाती, सका या सकी के लिए कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो रख पाता द स्कॉर्पियन सेफली, सावधानी पूर्वक या सुरक्षा के साथ या हिफाजत के साथ, ऑन लैंड, ज़मीन पर। द क्रीचर स्टंग हिम, और क्रीचर ने, क्रीचर का मतलब होता है जीव, प्राणी, या एनिमल को हम क्रीचर कहते हैं, जीव जंतु प्राणी, इन सभी को क्रीचर बोलते हैं। स्टंग हिम, फिर से उसने, स्टंग की सेकेंड फॉर्म, स्टिंग की सेकेंड फॉर्म स्टंग है, मतलब डंक मारना, फिर से डंक मारा। अगेन, फिर से, एज द साधु शूक हिज, फिर से उसने अपने हाथ को, शेक का मतलब हिलाना होता है, उसी की सेकेंड फॉर्म में हिलाया। इन रिस्पॉन्स टू द पेन, पेन के जवाब में, पेन हुआ यानी उसके रिस्पॉन्स में उसने अपने हाथ को शूक किया, पटका या हिलाया। द स्कॉर्पियन फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म है फेल, तो सिंपल पास्ट का वाक्य है। शूक भी सेकेंड फॉर्म है, फेल भी सेकेंड फॉर्म है, स्टंग भी सेकेंड फॉर्म है। फेल बैक इनटू द वाटर, फिर से वो गिर गया, कहाँ पर? पानी के अंदर, बैक वापस से गिर गया। दिस ड्रामा वेंट ऑन यानी कि चलता रहा, गो ऑन की सेकेंड फॉर्म वेंट ऑन, फॉर सेवरल मिनट्स यानी कि कई मिनटों के लिए। एज द होली मैन कंटिन्यू टू ट्राई सेव, जैसे ही होली मैन, वो पवित्र व्यक्ति, कंटिन्यूड यानी कि जारी रखता, टू ट्राई कोशिश करता, उसको, उसके जीवन को, टू सेव सुरक्षित करना, द लाइफ ऑफ द ड्रॉनिंग स्कॉर्पियन, उस डूबते हुए
बिच्छू के जीवन को सुरक्षित रखने की कोशिश करता, उसको उसने जारी रखा। तो फिर क्या हुआ, एंड द स्कॉर्पियन कंटिन्यूड, और उस स्कॉर्पियन ने भी क्या कंटिन्यूड रखा, जारी रखा, टू स्टिंग, डंक मारना, हिज सेवियर्स हैंड, यानी उसके बचाने वाले हाथों को उसने डंक मारा। बचाने वाले हाथ किसके, सेंट के, साधु के। तो दोनों ने अपना अपना काम जारी रखा, एक ने बचाना और बिच्छू ने यानी स्कॉर्पियन ने डंक को मारना। अ मैन हु हैड बीन आउट हंटिंग इन द फॉरेस्ट, एक व्यक्ति हु जो हैड बीन आउट हंटिंग यानी कि बाहर आया हुआ था हंटिंग के लिए जंगल में। तो हैड के साथ यहाँ पर बीन जो है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, सेकेंड फॉर्म है ये। दिस ड्रामा यानी इस नाटक की ओर उसने ध्यान दिया। बिटवीन के बीच में, किसके बीच में, द होली मैन एंड द स्कॉर्पियन, जो पवित्र व्यक्ति है उसके और स्कॉर्पियन के बीच में जो ड्रामा था उसकी ओर ध्यान दिया, देखा, ऐसे भी कह सकते हैं। ही वॉच्ड, तो यहाँ पर देखा, वॉच्ड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ये वाक्य है। एज, उसने ध्यानपूर्वक देखा, ध्यान से देखा, कि वॉच्ड एज द सेंट केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड जिंजरली लिफ्टेड, सावधानी पूर्वक, केयरफुली और जिंजरली का मतलब है यहाँ पर सतर्कता के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिफ्टेड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब देखेंगे जिंजरली और ये केयरफुली LY से एंड हो रहे हैं वैसे भी, और ये वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं कि उठाया कैसे, सतर्कता के साथ और सावधानी के साथ। तो ये LY से एंड हो रहे हैं, ऐसे भी पहचान सकते हैं, ये एडवर्ब है यानी कि क्रिया विशेषण है, ये केयरफुली और जिंजरली। द क्रीचर आउट ऑफ द वाटर लिफ्टेड, द क्रीचर को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की ना। फिर क्या है, ओनली टू फ्लिंग इट बैक इन एज हिज हैंड कन्वर्स्ड इन पेन। ओनली, केवल उसको क्या मिला वापस से, बैक उसे क्या मिला, फ्लिंग का मतलब यहाँ पर देख ले, फ्लिंग का मतलब है पटक देना, कन्वर्स्ड जोर से हिलाना, कन्वर्स्ड का मतलब है जोर से हिलाना, और फ्लिंग का मतलब है यहाँ पर पटक देना, यानी जोर से हिलाकर उसने पटक दिया, जोर से हिलाया। कन्वर्स, हिज हैंड को कन्वर्स्ड किया, दर्द में, इन पेन, फ्रॉम ईच फ्रेश स्टिंग, फ्रॉम से ईच फ्रेश स्टिंग, फ्रेश का मतलब ताज़ा भी होता है, लेकिन यहाँ नए स्टिंग के साथ, हर नए डंक के साथ उसने अपने हाथ को जो है पटका दर्द के कारण और ज़ोर ज़ोर से हिलाया। फाइनली द हंटर, यहाँ पर देखिए कन्वर्स्ड, हिज हैंड कन्वर्स्ड इन पेन, कन्वर्स्ड का मतलब ज़ोर से हिलाना भी होता है, और अकड़ जाना ये भी होता है, कन्वर्स्ड इसका मीनिंग भी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। फाइनली द हंटर सेड टू द साधु, फाइनली आखिरकार जो हंटर था ना उसने कहा, किससे बोला, साधु से। रिवर्ड स्वामी जी, रिवर्ड का मतलब होता है आदर करना या सम्मानित करना, तो आदर के साथ उसने बोला, आदर के साथ, रिवर्ड स्वामी जी, फॉरगिव मी, माफ़ कर दे मुझे, फॉरगिव माफ़ करना, फॉर माई फ्रैंकनेस का मतलब मेरी ऑनेस्टी के लिए, मेरी जो स्पष्टवादी के लिए, यानी जो मैं साफ साफ कह रहा हूँ उसके लिए। बट इट इज़ क्लियर, लेकिन यह साफ है, क्लियर है कि बिल्कुल साफ है कि स्कॉर्पियन इज सिंपली गोइंग टू कंटिन्यू टू स्टिंग यू ईच एंड एवरी टाइम, मतलब कि वो जो है स्कॉर्पियन है जारी रखने वाला है या रखने जा रहा है, रखने वाला है, कंटिन्यू करने वाला है आपको डंक मारना। यू ट्राई कैरी इट टू सेफ्टी, और जो आप है आपकी कोशिश है उसको सुरक्षित जो है रखना। वाई डोंट यू गिव अप, आपका काम है सुरक्षित रखना और उसका काम है बार बार डंक मारना, ये काम जो है जारी रहने वाला है। तो वाई डोंट यू गिव अप का मतलब हार मान लेना, डोंट के साथ है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले WH फैमिली आती है, स्ट्रक्चर देखिए, फिर उसके बाद ये नेगेटिव है तो डोंट या डजेंट का यूज़ होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यू है ना सब्जेक्ट इसलिए डोंट का यूज़ हुआ है, गिव अप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड जस्ट लेट इट ड्रॉन, और उसे कोई काम करने देना, अलाउ करना, तो लेट का यूज़, और उसे डूबने क्यों नहीं देते, हार मान ले और उसे डूबने दे।
द होली मैन रिप्लाइड, उस होली मैन ने, पवित्र आदमी ने जवाब दिया कि माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, द स्कॉर्पियन इज नॉट स्टिंगिंग मी, जो स्कॉर्पियन है मुझे नहीं, स्टिंग से स्टिंगिंग, इज एम आर के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस हो जाता है, मतलब मुझे डंक नहीं मार रहा है, नेगेटिव है इसलिए नॉट लग गया इसके बाद में, मुझे डंक नहीं मार रहा है, आउट ऑफ मैलिस, मैलिस आउट ऑफ का मतलब से, मैलिस से मतलब मुझे कष्ट या दर्द पहुंचाना, उसको बोलते हैं मैलिस, यानी मुझे कष्ट पहुंचाने या मैलिस से, इंटेंड मतलब इरादा होता है, और इविल, इविल का मतलब होता है बुराई या बुरे के लिए, तो इविल का मतलब बुरा या फिर मुझे कष्ट या दर्द पहुंचाने के इरादे से, यानी मेरे साथ बुरा करने के इरादे से, कष्ट पहुंचाने के इरादे से मुझे ये डंक नहीं मार रहा है। इट इज़ सिंपली हिज नेचर टू स्टिंग, ये जो है सिर्फ है उसके नेचर से, उसके स्वभाव से, और उसका स्वभाव क्या है, टू स्टिंग यानी कि डंक मारना, सिर्फ है उसके स्वभाव से। इज का यूज हुआ है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का। जस्ट एज बिल्कुल उसी तरह, इट इज द वाटर्स नेचर, बिल्कुल वैसे ही पानी का जो स्वभाव है क्या है, टू मेक मी वेट, मुझे जो है गीला करना, ये पानी का स्वभाव है। सो इट इज द स्कॉर्पियंस नेचर टू स्टिंग, सो इसलिए ये स्कॉर्पियन का नेचर है डंक को मारना। ही डजंट रियलाइज, उसे नहीं लगता है, उसे महसूस नहीं होता है, डजंट या डोंट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, दैट आई एम कैरिंग हिम टू सेफ्टी, मैं उसे, ही डजंट रियलाइज यानी कि उसे रियलाइज नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, नहीं लग रहा है कि दैट आई एम कैरिंग हिम टू सेफ्टी, मैं उसे ले जा रहा हूँ सुरक्षा की ओर या उसकी हिफाजत की ओर। जस्ट एज इट इज़ द स्कॉर्पियंस नेचर टू स्टिंग, बिल्कुल उसी तरीके से स्कॉर्पियन का नेचर डंक मारना है, सो इज इट माई नेचर टू सेव, मेरा नेचर है सुरक्षित रखना, मेरा नेचर है हिफाजत करना। जस्ट एज ही इज़ नॉट इग्नोरिंग हिज नेचर, बिल्कुल वैसे ही वो नहीं कर रहा है अनदेखा, इग्नोर करना, अनदेखा करना, तो अनदेखा नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस है, इज के बाद में नॉट लगा है, फिर इग्नोरिंग आईएनजी वाली वर्ब है, इज नेचर, यानी वो जो है अपने स्वभाव को, अपने नेचर को अनदेखा नहीं कर रहा है। वाई शुड आई इग्नोर, मैं जो है मुझे क्यों करना चाहिए इग्नोर, अनदेखा, माइंड, तो मुझे अपने नेचर को इग्नोर क्यों करना चाहिए। माई धर्म इज़ टू हेल्प एनी क्रीचर, मेरा जो धर्म है वो क्या है, हेल्प करना किसी भी क्रीचर की, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का हो, ह्यूमन हो या और एनिमल हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, मेरा धर्म क्या है, हेल्प करना क्रीचर की, जीव जंतु की, प्राणी की। तो वाई शुड आई लेट अ स्मॉल स्कॉर्पियन, मैं उसको अलाउ कैसे करूं, मैं उसे क्या करने दूं, रॉब करना, मुझे उसे लूट लेना क्यों चाहिए, मुझे मतलब कौन लूटे मुझे, स्कॉर्पियन, मी यानी मुझे, ऑफ द डिवाइन नेचर, मेरा जो डिवाइन नेचर है, मेरा जो डिवाइन का मतलब होता है पवित्र, होली जो स्वभाव है, उसको मुझे, वो जो मेरा डिवाइन नेचर है उस स्कॉर्पियन को मुझे क्यों लूट लेने देना चाहिए। विच आई हैव कल्टिवेटेड, विच यानी जिसे, वो जो मेरा डिवाइन नेचर है, विच यानी जिसे, आई हैव कल्टिवेटेड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। कल्टिवेट करना मतलब विकसित करना, ग्रो करना, यानी जिसे मैंने ग्रो किया है, विकसित किया है, थ्रू ईयर्स ऑफ साधना, यानी कई सालों की साधना से जिसे मैंने विकसित किया है, ग्रो किया है। तो ये थी स्टोरी, मतलब जिसका जो स्वभाव होता है, जिसका जो नेचर होता है, वो वैसे ही करता है। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। मैंने यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग बताने की, और जितने भी सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, ये कंप्लीट यहाँ पर विद स्ट्रक्चर डिटेल में मैंने यहाँ पर आपको बताया। उम्मीद है समझ में आए होंगे सारे वाक्य, सारे सेंटेंसेस और स्टोरी भी। तो आज के ट्रांसलेशन की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।